हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था? कहता है नवंबर 2018 में पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। पूरे नंबर आपके पास में मिल सकते हैं, पूरे आपके पास में ये 7-8 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में। और नवंबर 2018 में पूछा गया था आपके सामने, पास्ट पेपर क्वेश्चन ही है। कहता है वाई लिमिटेड कहता है रिक्वायर है 50 लाख रुपए की न्यू प्रोजेक्ट के लिए, इनको 50 लाख रुपए की ज़रूरत है। और कहता है एक्सपेक्टेड जो यहाँ पे येल्ड ईबीआईटी है, मतलब कि एक्सपेक्टेड इससे ईबीआईटी जो निकल के आएगा वो कितना है? 10 लाख रुपए। तो एक्सपेक्टेड ईबीआईटी ऑलरेडी गिवन है। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी नहीं गिवन होता है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, जैसे कि एफएम समरी में मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है, पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी मैंने। तो कहता है ईबीआईटी आपके पास में कितना? 10 लाख रुपए एक्सपेक्टेड ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट ईबीआईटी गिवन है, फॉर्मेट में हम जो है पुट कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। कहता है वाइल हम जब डिसाइड कर रहे थे कि फाइनेंशियल प्लान के बारे में, तो कहता है कंपनी कंसिडर करेगी जहाँ पे मैक्सिमम ईपीएस मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये तो बताने की ज़रूरत नहीं थी, जहाँ पे मैक्सिमम ईपीएस रहता है वही प्लान बेहतर मानते हैं हम। वैसे भी बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्वेश्चन ने बताया आपको। नहीं बताता तो भी ईपीएस जिसमें ज़्यादा होता है वही प्लान बेस्ट होता है। कहता है नेक्स्ट, कहता है 2 अल्टरनेटिव कंपनी ने सोचे हैं। अच्छा जी, नॉर्मली 3 अल्टरनेटिव देता है, यहाँ पे 2 दिए। 2, 3, 4 कितने भी दे सकता है, ठीक है। जितना भी दिया है उतनी कॉलम बना देंगे फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो 2 कॉलम बनाएंगे, 3 होता तो 3 कॉलम बना देते, बेसिकली वही चीज़ है। कहता है 2 कॉलम है आपके पास में, मतलब कि 2 अल्टरनेटिव है। कहता है एक अल्टरनेटिव कहता है राइज करेंगे डेप्थ 5 लाख रुपए की, और करके देता है, मतलब कि वो दूसरे के बारे में बात कर रहा है। और से पहले का पहला वाला और के बाद दूसरा वाला, कहता है 20 लाख रुपीज़ डेप्थ इशू करेंगे। तो 2 आपके पास में ऑप्शन है। कहते हैं 50 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक है। ऑप्शन 1 5 लाख रुपए का डेप्थ इशू कर दो। ऑप्शन 2 20 लाख रुपए का डेप्थ इशू करो, और बाकी का पैसा कहता है बैलेंस जो है वो इक्विटी से मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। मतलब कि आपके पास में ऑप्शन 1 की बात करें तो 5 लाख रुपए डेप्थ से मिलेंगे, तो रिमेनिंग कितने? 45 लाख रुपीज़। 45 लाख रुपीज़ कहाँ से मिलेंगे? कहते हैं 45 लाख रुपीज़ आपके पास में इक्विटी से मिलेंगे। क्या ये बात क्लियर है? और ऑप्शन 2 की बात करें, कहता है 20 लाख रुपए डेप्थ से मिलेंगे। तो बाकी के सर, बाकी के 30 लाख रुपीज़ कहाँ से मिलेंगे? यहाँ पे आपके पास में इक्विटी से मिल जाएंगे। कहता है कंपनी जो है करंटली सेल करती है 300 रुपये के हिसाब से इक्विटी शेयर्स। एक शेयर्स की प्राइस 300 चल रही है, लेकिन कहता है बट कहता है डिक्लाइन हो जाएगा 250 अगर फंड आप जो है बोरो कर लेते एक्सेस ऑफ 20 लाख रुपीज़। 20 लाख रुपीज़ से ज़्यादा अगर एक्सेस कर लिया, मतलब कि 20 लाख रुपीज़ से ज़्यादा अगर आपने डेप्थ लिया, तो प्राइस आपको 250 लेनी है। अच्छा, ऊपर देखिए ज़रा, 20 लाख रुपीज़ से ज़्यादा कोई बोरोइंग करी है किसी भी ऑप्शन में? कहता है यहाँ पे तो 5 लाख है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 20 लाख है, यहाँ पे क्या कहा है? एक्सेस ऑफ 20, मतलब कि 20 लाख से ज़्यादा करी है क्या? आंसर इज़ नो। यहाँ पे तो 20 लाख करी है, 20 लाख से ज़्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं, इस लाइन का कोई महत्व नहीं है। लेकिन जब हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कुछ कराया था, वहाँ पे आपके पास में ऊपर जो एक आध क्वेश्चन हमने किया था जहाँ पे इस लाइन की इम्पोर्टेंस थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। कहता है कि 20 लाख रुपए से ज़्यादा अगर लिया होता तो 250 होता है। यहाँ पे हमने लिया ही नहीं डेप्थ 20 लाख से ज़्यादा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कहता है फंड जब बोरो करोगे तो उस पर 12% आपके पास में रेट लगेगा अप टू 5 लाख रुपीज़। 5 लाख से ज़्यादा लिए तो 10% लगेगा। तो इंटरेस्ट का रेट दे दिया, और इंटरेस्ट का रेट भी बढ़िया है। देखिए 5 लाख तक 12%, 5 लाख से ज़्यादा तो सीधा कम हो गया 10%। बहुत बढ़िया। और उसके बाद कहता है एप्लीकेबल टैक्स रेट, वो तो ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन ही होता है, 25% गिवन है। कहता है कि आपको बताना है विच फॉर्म ऑफ द फाइनेंशियल जो आपके पास में प्लान है वो आपके पास में चूज़ करना चाहिए, प्लान कौन सा बेहतर है। तो जिसका ईपीएस बेहतर है, ज़्यादा है, वही बेहतर प्लान है, सीधी सी बात है। वैसे इसने बता भी रखा था, नहीं भी बताता तो भी हम यही कहते हैं कि जिसका ईपीएस बेहतर आपके पास में ज़्यादा है वही बेहतर प्लान है। तो बस सॉल्व कर देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, कोई बड़ी बात है नहीं। सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करेंगे, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, फॉर्मेट तैयार करेंगे, पर्टिकुलर लिखेंगे और अल्टरनेटिव लिखेंगे। अल्टरनेटिव में 2 ही कॉलम है, क्योंकि 2 ही अल्टरनेटिव है तो 2 कॉलम बना लेंगे। क्लियर है? पर्टिकुलर में सबसे पहले फॉर्मेट तैयार कर देंगे, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया तो ईबीटी मिल गया, ईबीटी में से टैक्स माइनस कर दिया, आपके पास में अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड अगर क्वेश्चन में है तो माइनस करेंगे, अर्निंग फॉर इक्विटी मिल जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करेंगे, ईपीएस आपको मिल जाएगा। क्लियर है?
सबसे पहले EBIT जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है, एक्सपेक्टेड EBIT बेसिकली नहीं गिवन होता तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, आपके IC मॉड्यूल में ही था क्वेश्चन, तो मैंने करवा रखे हैं। 4 तरीके के क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं, ठीक है, और FM समरी में आपको नोट्स भी लिखवाए। यहाँ पे तो सिंपल तरीके से डायरेक्ट एक्सपेक्टेड EBIT गिवन है, कितना है 10 लाख रुपये, तो बस दोनों में 10 लाख लिख दीजिए। कहता है 10 लाख रुपये 10 लाख रुपये। कोई भी प्लान चूज़ करो, कंपनी का तो EBIT सेम ही रहना है ना, कोई भी प्लान लीजिए, कंपनी का EBIT है सेम ही रहना है, कोई भी प्लान लीजिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड EBIT 10 लाख है, 10 लाख लिख दिए। अब क्या करना है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। इंटरेस्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहता है प्लान 1 के हिसाब से बोरो करेंगे 5 लाख रुपये, प्लान 2 के हिसाब से 20 लाख रुपये। तो कहते हैं प्लान 1 पे आपके पास में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और प्लान 2 में भी, दोनों ने डिफरेंट डेप्थ लिया है अमाउंट का, तो उस पर टैक्स आपके पास में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बेसिकली। तो कहता है यहाँ पे चीज़ ध्यान में रखने वाली ये बात है कि अगर 5 लाख तक डेप्थ लिया है तो 12% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 5 लाख से ज़्यादा अगर आपने डेप्थ लिया तो कहता है 10% उस पर इंटरेस्ट देना है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 या फिर 2 में कहीं पे भी करवाया अभी, ठीक है, कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप इनकम टैक्स में करते हैं बेसिकली, वैसे ही कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो प्लान 1 में 5 लाख और प्लान 2 में 20 लाख। तो कैलकुलेशन में दिखाता हूँ आपके पास में, देखें अल्टरनेटिव 1 बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग नोट बना के आएंगे और यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस देंगे, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से प्रेजेंट करना है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। कहता है वर्किंग नोट नंबर 1 इस तरीके से लिखेंगे रेफरेंस, और फिर वर्किंग नोट में आप जो है यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हेडिंग देंगे, और फिर यहाँ पे दिखेंगे कि अल्टरनेटिव 1 के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो अल्टरनेटिव 1 में हमने 5 लाख रुपये ही डेप लिया है, और रूल ये कहता है कि 5 लाख तक अगर डेप लेते हो तो उस पर 12% आपके पास में इंटरेस्ट लगेगा। तो 5 लाख इंटू 12% 60,000। लेकिन प्लान 2 में थोड़ा सा ध्यान रखना, कहता है 20 लाख रुपये इंटरेस्ट लिया, डेप लिया बेसिकली, तो 20 लाख रुपये पे इंटरेस्ट लगेगा। अब रूल ये कहता है कि 5 लाख तक के अमाउंट पे 12% और 5 लाख से ज़्यादा तो उस पर 10% लगेगा। तो देखिए 5 लाख तक के अमाउंट पे 12% और 5 लाख से कितना ज़्यादा है, कहता है 20 लाख टोटल लिया है, 5 लाख पे 12% लग गया, तो बाकी का क्या बचा 15 लाख पे 10%, टोटल हो गया 20 लाख, ख़त्म। उस पे आपके पास में 60,000 और 150 आपके पास में ये अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस टोटल कर देना, यहाँ पे तो 60,000 टोटल इंटरेस्ट है और यहाँ पे कितना है, कहता है 1,50,000 प्लस 60,000, तो टोटल 2,10,000। तो कहता है 60,000 और 2,10,000 इंटरेस्ट माइनस करके अमाउंट निकाल लेंगे। क्लियर है। टैक्स रेट क्वेश्चन में ही गिवन है 25%, बस 25% माइनस कर देंगे, आपके पास में अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर की तो पूरे क्वेश्चन में बात नहीं हुई, प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं तो प्रेफरेंस डिविडेंड किस बात की, ठीक है। तो वो कहता है 0 हो जाएगा। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड 0 है तो अर्निंग आफ्टर जो टैक्स है वही क्या बन जाएगा, अर्निंग फॉर इक्विटी, ठीक है। तो वही आपके पास में कॉपी पेस्ट करना है बस। कहता है नंबर ऑफ शेयर्स बता दो, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स में तो कहते हैं कि सर इक्विटी का अमाउंट बता दीजिए, टोटल कितना इक्विटी से आपने बोरो किया है, मतलब कि लिया है, और डिवाइड बाय इक्विटी का पर शेयर वैल्यू कर देंगे जो कि 300 है, ठीक है। बस 300 से डिवाइड कर देंगे। कहता है प्लान 1 5 लाख रुपए डेप से लिए, टोटल कितनी रिक्वायरमेंट थी 50, इसका मतलब क्या हुआ 45 लाख रुपीज़ इक्विटी से लिए। इसने कहा है सर बैलेंस आपने इक्विटी से लिया, तो प्लान 1 के हिसाब से 5 लाख अगर डेप से लिए है तो 45 रिमेनिंग, 50 में से रिमेनिंग 45 लाख रुपीज़ कहाँ से लिए होंगे, सीधी सी बात है इक्विटी से लिए। डिवाइड बाय शेयर का प्राइस कर देंगे। शेयर का प्राइस कितना है, कहता है 300, आपके पास में शेयर का प्राइस कितना है 300। कहता है वो डिक्लाइन हो जाएगा 250, लेकिन बोरोइंग करोगे अगर 20 लाख से ज़्यादा, तो हमने 20 लाख से ज़्यादा बोरोइंग करी नहीं है, तो हमारे लिए प्राइस कितना है 300। तो 45 लाख रुपीज़ इक्विटी का अमाउंट है टोटल, डिवाइड बाय 300 कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ इक्विटी मिल जाएगा। तो कहते हैं 45 लाख रुपीज़ डिवाइड बाय 300, तो कितना आया 15,000 शेयर्स, तो 15,000 शेयर्स दिखा देंगे। वर्किंग नोट में ये कैलकुलेशन दिखाएंगे आपके पास में, देखिए वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 में ये चीज़ भी दिखा देते हैं। कहता है 45 लाख रुपीज़ डिवाइड बाय 300, 15,000 शेयर्स। क्लियर है। सेकंड में आ जाते हैं, प्लान नंबर 2 में कितना इक्विटी इशू करा है, कहता है 50 लाख रुपए की ज़रूरत है, 20 लाख रुपए का डेप लिया है, तो बाकी का रिमेनिंग 30 लाख रुपीज़ इक्विटी शेयर से लिया होगा। कहता है 30 लाख रुपीज़ डिवाइड बाई इक्विटी शेयर्स का प्राइस,
कहते हैं 300 रुपये, लेकिन 250 हो जाएगा अगर 20 लाख से ज़्यादा डेप लिया है। तो क्या 20 लाख से ज़्यादा लिया? आंसर इज़ नो। तो कितना प्राइस रहेगा? 300। तो कहता है 30 लाख डिवाइड बाई 300। तो कहता है 30 लाख डिवाइड बाई 300 कितना आया? 10,000 शेयर्स। तो वर्किंग नोट में ये कैलकुलेशन भी दिखाएंगे। 30 लाख डिवाइड बाई 300 10,000 शेयर्स। और बस जैसे ही 10,000 आ गया आपके पास में, यहाँ पे लिख देंगे कि 15,000 शेयर्स और यहाँ पे 10,000 शेयर्स डिवाइड करके ईपीएस निकाल लेंगे आपके पास में। ठीक है। और आपको पूछा है कि कौन सा ईपीएस बेहतर है, तो यहाँ पे एक लाइन आपके पास में लिख लेंगे। ठीक है, आपके पास में लाइन लिख लेंगे कि कौन सा ईपीएस ज़्यादा है। कहता है प्लान नंबर 2, अल्टरनेटिव नंबर 2। तो लिख देंगे कि अल्टरनेटिव टू is best because of higher EPS। क्या बात समझ में आ रही है? बिकॉज ऑफ हायर ईपीएस। लो जी, काम ही खत्म हो गया, हायर ईपीएस। ठीक है, अल्टरनेटिव टू बेस्ट है आपके पास में बिकॉज ऑफ हायर ईपीएस। लो जी, ये काम ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। क्वेश्चन आपके पास में नंबर 18 का ये क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो जाता है आपके पास में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। कौन से ईयर का है देख लेते हैं। 2019 का है, मई 2019। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मई 2019 का 2 बार पूछा गया है पास्ट पेपर में। मई 19 में भी है और इससे पहले भी बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड पूछा जाता है। बस हम अमाउंट में चेंजेस करते हैं और रिपीटेड पूछा जाता है। एक बार के लिए मैं बताऊँ तो नवंबर यहाँ पे मई 19 में आया है। इसके बाद एक बार के लिए यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन सेम है कि कौन से ईयर का है। देखिए नवंबर 2005। ठीक है, मैंने कहा था कि पिछले 20-25 अटेम्प्ट तक का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो मैंने देखिए यहाँ पे आपको प्रूफ भी दिया है। 2005 का क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। कुछ क्वेश्चन 1999 के भी देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं ऑलमोस्ट। एक तरीके से कह सके इससे ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं आपके पास में। ठीक है, इन्हीं में से ही कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कहते हैं कि आपके पास में 2005 में सेम क्वेश्चन आया था, बस अमाउंट थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन देने का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है आपके पास में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपने 6 कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, तो वैसे तो दोनों ही कराऊंगा। ठीक है, लेकिन मेरी यहाँ पे एडवाइस ये रहेगी आपके पास में कि क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास में ये क्वेश्चन नंबर 6 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 12 खुद से ट्राई करेंगे आपके पास में। क्लियर है चीज़ें एकदम से? ठीक है।